गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। तारीख है 31 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर हैं। ये करंट अफेयर्स आपको रोज सुबह मिल रहे हैं 5 बजे और यकीन मानिए अगर आप ये करंट अफेयर रोज कंप्लीट करेंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स में भी आपको बोझ महसूस नहीं होगा, वहां पे बर्डन फील नहीं होगा। और इसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि आपका करंट अफेयर जो है वो डेली का डेली प्रिपेयर होता जाएगा। आप सभी से मेरी गुजारिश ये है कि आप सभी इस वीडियो पर 1000 लाइक करवाइए, किसी भी तरीके से करवाइए, अपने घर के सारे फोन से लाइक करिए, कुछ भी करिए, आप अपना प्रयास करिए, बाकी अगला अपना करेगा तो इस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। और जैसे ही 1000 लाइक होने लगेंगे आपको डीसीए विद राहुल सर नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर इसकी पीडीएफ जो कि काफी डिटेल में होती है वो मिलने लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दुनिया में पहली बार 7 देशों में फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है। एक कंपनी है जिसका नाम है बायोएनटेक, वो यूएसए, यूके और हंगरी जैसे 7 देशों में आपका BNT116 नाम के एक टीके का परीक्षण कर रहा है, जिसके जरिए आप कैंसर से लड़ पाएंगे। खासकर फेफड़े के कैंसर से लड़ने के लिए यह टीका विकसित किया जा रहा है। कैंसर मतलब शरीर में सेल्स का अनियंत्रित वृद्धि। ये एक तरह का mRNA यानी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन होगा जो शरीर में बदलाव करेगा और जिसकी वजह से जो नैनो सेल्स डेवलप होते हैं वो डेवलप होना रुक जाएंगे। अभी तक पूरे विश्व में कैंसर जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। अभी कीमोथेरेपी वगैरह से इसको रोका जा सकता है, लेकिन ये फिलहाल फिर बार बार उभर कर सामने आ जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे प्रतिवर्ष आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम पिछले 4-5 सालों से वही है, क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप जो है वो आपकी कैंसर डे की थीम है। वैसे एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ये कहां पर है? इंडिया में। तो आप ध्यान रखें, ये आपका झज्जर एक जगह है हरियाणा में, वहां पर ये कैंसर इंस्टीट्यूट है। राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हरियाणा में। ये एम्स का एक समझ लीजिए सेकेंड ब्रांच है। कार्तिक वेंकटरमन ने 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। नेशनल चैंपियनशिप आपकी हरियाणा में आयोजित की जा रही थी, जहां पर कार्तिक वेंकटरमन ने यह प्रतियोगिता जीत ली है। भारत में वर्तमान समय में 85 ग्रैंड मास्टर हैं, जिसमें से आपके पी श्याम निखिल जो हैं वो वर्तमान समय में सबसे नए ग्रैंड मास्टर यानी कि 85वें ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जबकि दूसरे ग्रैंड मास्टर दिवेंदु बरुआ। भारत की पहली ग्रैंड मास्टर महिला ग्रैंड मास्टर जो थी वो थी कोनेरू हम्पी। और अभी हाल फिलहाल आर वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, जबकि तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है। एक तो कोनेरू हम्पी हो गई, एक हरिका द्रोणावली और तीसरी हो गई वैशाली रमेश बाबू। भारत की बात की जाए तो भारत में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के वर्तमान समय में हेड है नितिन नारंग। जी बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि संजय कपूर जो कि कानपुर के रहने वाले थे वो हाल फिलहाल अब यहां पर रिटायर हो गए, उनकी जगह नितिन नारंग ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के हेड बनाए गए हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का गठन 1951 में हुआ था। शतरंज के लिए जो सबसे बड़ी निकाय है, सबसे बड़ी बॉडी है वो है फिडे का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अर्काडी डार्कोविच वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश ने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप में जीत हासिल कर ली है। यह प्रतियोगिता नेपाल में आयोजित कर जा रही थी, जहां पर नेपाल को उन्होंने हरा दिया और बांग्लादेश ने यह प्रतियोगिता जीत ली है। तो बांग्लादेश ने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप जीती है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप उन्होंने पहली बार जीती है, जबकि भारत जो है इस प्रतियोगिता को 3 बार जीत चुका है। अगर हम बात करें, इस प्रतियोगिता में 60 टीमें हिस्सा लेती हैं और हर 2 साल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस बार ये कहां पर आयोजित हो रही थी? नेपाल में हो रही थी। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि इससे पहले ये अंडर 18 या अंडर 19 कैटेगरी में हुआ करती थी। अंडर 20 कैटेगरी 2022 से शुरू हुआ है। ये वाला इंडिया में हुआ था जो भारत ने जीता था बांग्लादेश को हराकर। इसके अलावा अंडर 19 कैटेगरी आपकी 2015 से शुरू हुई थी, जो नेपाल में पहली बार हुई थी। नेपाल ने जीता था इंडिया को हराकर। अभी हाल फिलहाल आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वाला पढ़ रहे हैं 2024 वाला, जो कि नेपाल में आयोजित हुआ है। बांग्लादेश ने जीता है, नेपाल को हराया है। इसके अलावा भारत में सैफ कप भी होता है। आप जानते हैं सैफ कप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप। ये जो है सैफ कप इस बार, वैसे तो भारत ने इसको 4 बार आयोजित करवाया, एक बार 1999 में, एक बार 2011 में, एक बार 2015 में, एक बार 2023 में। तो 2023 वाला इंडिया ने जीता था। किसको हराया था? कुवैत को हराया था। बराबरी पे छूटा था मैच, बाद में पेनल्टी शूट आउट के जरिए यहां पर जीत हासिल की थी। सैफ कप जो है अब तक सर्वाधिक बार 9 बार इंडिया ने जीता है। कितने बार जीता है? 9 बार। ये सैफ जो है मतलब फुल कप हो गया ये। इस बार इसका आयोजन कहां पर हुआ था? 2023 में इसका आयोजन इंडिया में किया गया था।
भारत में घरेलू दो प्रतियोगिताएं होती हैं, एक होती है संतोष ट्रॉफी, एक होती है डूरंड कप। डूरंड कप जो है भारत की सबसे पुरानी कप है फुटबॉल को लेकर के, 1888 से खेला जा रहा है। 133वां डूरंड कप जो है वो आपका जीता था मोहन बागान ने, उन्होंने ईस्ट बंगाल को हराया था। मोहन बागान का ये 17वां खिताब था, 17 टाइटल। जबकि संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने गोवा को हराकर जीती थी। संतोष ट्रॉफी इस बार अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में आयोजित करवाई गई थी। WCD यानी कि वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी जी। इनका नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी जी। इन्होंने सी बॉक्स नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जो महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करेगा। अब सी बॉक्स का क्या मतलब है? CS फॉर सेक्सुअल, H फॉर हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। इसमें महिलाएं जो है कार्यस्थल पर कोई भी दिक्कत होगी तो यहां पर शिकायत दर्ज करा सकेंगी। यहां पर कुछ अपग्रेडेशन किए गए हैं जिसकी वजह से ये त्वरित न्याय जो है इनको उपलब्ध हो जाएगा। 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट आया था महिलाओं के लिए, और उसके आधार पर यहां पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसमें शिकायत दर्ज करने वाली महिलाओं को एक इंटरनल कमेटी उनके लिए गठित की जाएगी और एक लोकल कमेटी गठित की जाएगी। तो 2 कमेटी गठित करने का प्रावधान किया गया है जो मामले की पूरी जांच करेगा। तो सी बॉक्स जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अपग्रेड किया गया है, जबकि 2017 में ये आ गया था। गोवा शिपयार्ड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप लॉन्च किया है। तो ये लड़ाई के लिए नहीं है, ये आपके 2 और बनने वाले हैं। तो 3 हमारे पास ऐसे युद्ध पोत होंगे, नियंत्रण पोत होंगे जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। बनाया है इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। केरल पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपका पैसिफिक एशियन ट्रैवल एसोसिएशन अवार्ड है और ट्रैवल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। केरल टूरिज्म को यहां पर गोल्ड पुरस्कार दिया गया है उनकी हॉलीडे हीस्ट के लिए। हॉलीडे हीस्ट नाम से उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, उसको काफी प्रचार प्रसार किया था, काफी सारे पर्यटक केरल ने अपने यहाँ आकर्षित किए थे, इसीलिए ये इन्हें पुरस्कार दिया गया है। पाटा गोल्ड अवार्ड में अवार्ड पाने वाला केरल पर्यटन एकमात्र भारतीय गंतव्य है। अवनी लेखारा ने स्वर्ण रिटेन कर लिया है अपना। पिछले बार भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, पिछले बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और एक सिल्वर मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बार इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीत लिया है। इस तरीके से लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है और दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है देवेंद्र झाझरिया के बाद। देवेंद्र झाझरिया के नाम भी 2 गोल्ड हैं। एक बार उन्होंने 2004 एथेंस में गोल्ड जीता था और फिर दूसरा गोल्ड उन्होंने 2016 में रियो में जीता था और 2020 में उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में आपका सिल्वर मेडल जीता था। तो इस तरीके से 3 पदक हैं देवेंद्र झाझरिया के पास, तो 3 पदक अवनी लेखारा के पास। ये हैं प्रीति पाल जिन्होंने 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया है, वहीं मोना अग्रवाल ने आपका शूटिंग प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। तो अब तक भारत के 3 पदक हो गए हैं, एक गोल्ड जो है वो अवनी लेखारा का है। राजविंदर सिंह भट्टी CISF के प्रमुख बनाए गए हैं, जो नीना सिंह का स्थान लेंगे, जो कि पहली महिला डायरेक्टर जनरल थी CISF की। वहीं दलजीत सिंह चौधरी को BSF के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान समय में जो अपडेट है, डेवलपमेंट है, वो आप देख लीजिए। जैसे कि CRPF में अनिल दयाल सिंह, इंडियन कोस्ट गार्ड में राकेश पाल अभी एक्सपायर कर गए थे 18 अगस्त को, तो उनकी जगह अभी एस परामेश जो हैं वर्तमान समय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पर कार्य कर रहे हैं। BSF के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी, ITBP के राहुल रजगोत्रा। CISF का गठन 10 मार्च 1969 को किया गया था। नीना सिंह की जगह अब राजविंदर सिंह भट्टी यहां पर हेड होंगे। SSB के दलजीत सिंह चौधरी, NSG के B श्रीनिवासन अभी हाल ही में बदले। असम राइफल्स में विकास लखेरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। तो आप इसमें पहले यह था कि अगर आपकी परिवार की सालाना आय 50,000 रुपए से कम है तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन अब यहां पर 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की स्कॉलरशिप क्लास वाइज यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, जो कि किसी भी संस्कृत विद्यालयों में पढ़ रहे हैं या संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में आया था और ये 1955 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत जोसेफ परेरा जो है ये पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की नागरिकता इनके पास है और ये भारत आ गए 2013 के बाद से। तब इनको यहां पर इन्हें पहला पाकिस्तानी ईसाई बनाया गया है जिनको भारत को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत यहां पर इनको नागरिकता प्रदान की गई है। भारत में एकल नागरिकता है और एकल नागरिकता की बात की जाए, एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में कहां से आया है? ये इंग्लैंड के संविधान से आया है, ब्रिटेन के संविधान से आया है।
भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में आया था और इसमें 2019 में इसमें संशोधन किया गया है। इसमें 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 6 गैर दस्तावेज यानी उनके पास कोई दस्तावेज ना हो तो भी वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, मतलब गैर मुस्लिम 6 समुदाय इसमें शामिल किए गए हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर लिया है तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यहां पर उन्हें दो अमेंडमेंट से दो एक्ट से छूट मिलती है, विदेशी अधिनियम 1946 एंड पासपोर्ट अधिनियम 1920, कि अगर वो अवैध रूप से देश में प्रवेश कर गए हैं, वीजा या परमिट समाप्त हो गया है, फिर भी अगर वो यहां पर है तो उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य केरल था। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कम समय में आपको बहुत कुछ बताने की मेरी कोशिश रहती है। उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे जिंदा रखिए, इसे चलते रहने दीजिएगा और लाइक शेयर करते रहिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।